हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल में, है ना। और चलिए, ऐसा है कि हम लोग जो है क्लास करेंगे अपनी कंटिन्यू। देखिए, लाइव क्लास इसमें चल रही थी, लेकिन 2 दिन से कुछ जो है नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए लाइव क्लास बहुत देर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही। मेरे घर का शायद वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम है ना। और 5G मोबाइल में भी नहीं, पता नहीं क्यों पकड़ रहा है, तो कुछ समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी हम उस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और जो होम मैनेजमेंट की हमने लाइव क्लास आप लोगों को ली थी, जैसी ही यूजफुल वो क्लास थी उस वैसी ही बिल्कुल सेम ये है। और ये बहुत ही जो है आपको दिखा दें कि ये देखिए टीजीटी स्तर के प्रश्न है ना। 60 प्रश्न इसमें है। पहले टॉपिक में भी हमने, सॉरी, पहली जो वीडियो हमने लाइव की थी परसों, उसमें भी हमने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। जैसे कि आपका हो गया था प्रबंधन के जो है लक्ष्य, मूल स्तर, प्रबंधन, आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, समय, शक्ति, धन का व्यवस्थापन और जो है बजट। ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कशन किया था, जहाँ जहाँ से मतलब कि प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। मैं नहीं कह रही कि सिर्फ वहीं से बनेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन जिन टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती, तो उसके बाद आगे हम चलिए उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और प्रश्न हम हल करेंगे बहुत अच्छे से। फिर जो है जैसे ही अगर जो है प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है हमारी, काहे की, नेटवर्क की, तो हम तुरंत इसके आगे की क्लासें हम लाइव में करेंगे, नहीं तो फिर उसके अलावा फिर भी जो है हम कंटिन्यू रहेंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो है थोड़ा सा इसमें पीडीएफ भी वैसी नहीं बन पा रही है, क्योंकि देखिए ऐसे जो हम बना रहे हैं ये आपकी सीरीज, तो ज़्यादा अच्छे प्रश्न, जिस स्तर के प्रश्न चाहिए वैसे मिल रहे हैं, हमने ये फील किया है। ठीक है। और जब जो है तो हमें लगा कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, वो चाहे जिस फॉर्म में हो, क्योंकि अब आप कोई इतने छोटे बच्चे तो है नहीं कि बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। तो आई होप आप लोग इसको समझ लेंगे और जो है अपना अच्छा रिस्पांस देंगे। सिर्फ बात यह है कि इसमें थोड़ा सा ये है कि ऑप्शन ऊपर नीचे बिल्कुल सीरियल में नहीं, वैसे ही लिखे हैं थ्योरी टाइप में, फिर भी आप लोग समझ लेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है जिससे हमने बनाया है, तो ये वहाँ से बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही प्रश्न उठ रहे हैं, हमने ये फील किया है, इसलिए इस समय हम इसी ऐप से बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं उपभोग और उपभोक्ता। और किताब में मंजू पाटनी की जो मेरे पास कुछ बहुत अच्छे अलग से भी नोट्स थे और बुक्स हैं, तो मंजू पाटनी की जो बुक है उसमें से सेम टू सेम हमने ये टॉपिक उठाए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस फॉर्म में लिखे हैं उसी तरह से बिल्कुल किताब की ही भाषा में। और यहाँ पर ये नहीं है कि प्रश्न आए हुए हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर उसी जो है टॉपिक से मिलते जुलते प्रश्न, उस ऐसे प्रश्न हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने देखा है पीवाईक्यू आप हल करिए, लेकिन सिर्फ पीवाईक्यू हल करके आप परीक्षा को बीट नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि बिल्कुल वैसा प्रश्न नहीं आता, आप चाहे कर देख लीजिए, है ना, एनालाइज कर लीजिए 2004 से 21 तक सेम टू सेम प्रश्न कितने आए होंगे, बहुत ही कम मिले होंगे, लेकिन उस टॉपिक से मिलेंगे। तो देखिए देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें नहीं है, बहुत कम एक आधे हो भी सकते हैं, लेकिन वैसे प्रश्न नहीं है। उन टॉपिक से जो दूसरी तरह से प्रश्न कैसे बन सकते हैं, कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं। ठीक है, प्रमुख कार्य, देखिए कलर थोड़ा सा चेंज कर ले अभी हम, पहले यही देख लेते हैं कि उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो देख लेते हैं, उपभोक्ता शिकायतों का निवारण, फिर है बाजार में वस्तुओं की कीमतें निर्धारण करना, फिर है उत्पादकों को सब्सिडी प्रदान करना, फिर है वस्तुओं की जो है नियत बढ़ाना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, उपभोक्ता शिकायतों का निवारण। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, देखिए ये आया हुआ है। तो इसी तरह से देखिए सारे टॉपिक को हम थ्योरी की तरह पढ़ते हुए चलेंगे। तो सन आपके पास है 1986, फिर है 1990, फिर है 1975, फिर है सन 2000। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1986। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष, तो 1986। और देखिए कोशिश हमारी यही है कि जो चीज़ पढ़ाएं वो बस तुरंत आपको क्लास में ही याद हो जाए, एक बार सिर्फ आप पढ़ लें बस उसको, ये नहीं कि बस बार बार रटना पड़े।
हम कोई ना कोई ट्रिक लगाते हुए, कोई ना कोई लॉजिक करते हुए चलेंगे ताकि याद हो जाए। 1986 आप याद कर लीजिए। संरक्षण अधिनियम नहीं याद हो रहा, अगर मान लीजिए कि जो है कुछ चीजें कंफ्यूजन में रहती हैं तो याद करें संरक्षण 86, संरक्षण 86, संरक्षण 86। 2-3 बार आप कहेंगे तो उससे रिलेट कर लेंगे, ठीक है, तो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की परिभाषा में कौन शामिल है? तो उपभोक्ता की परिभाषा में कौन शामिल है? ऑप्शन देख लेते हैं। केवल वह व्यक्ति जो वस्तुएं खरीदता है, केवल वह व्यक्ति जो सेवाओं का उपभोग करता है, वह व्यक्ति जो मूल्य देकर वस्तुएं सेवाओं का उपभोग करता है। डी है केवल सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति जो मूल्य देकर वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करता है, सॉरी उपयोग करता है या उपभोग करता है, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो वो जो है उपभोक्ता की परिभाषा में शामिल होता है। बाकी देखिए अन्य चीजें वैसे भी नहीं क्योंकि केवल लगा है, ठीक है, और केवल वैसे भी निगेटिव जो है शब्द है। तो हम क्या कहेंगे कि वह व्यक्ति जो मूल्य देकर वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग करता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उपभोक्ता अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? जो उपभोक्ता अधिकार उसमें क्या शामिल नहीं है, सुनते हैं। ये ऑप्शन है हमारा सूचना का अधिकार, फिर है सुनवाई का अधिकार, फिर है उत्पाद निर्माण का अधिकार, फिर है शिकायत निवारण का अधिकार। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्पाद निर्माण का अधिकार, ठीक है। उपभोक्ता अधिकारों में ये शामिल नहीं है उत्पाद निर्माण का अधिकार। बाकी सूचना का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है और शिकायत का अधिकार है ना, सूचना, और फिर है एक चयन का, वो भी होता है इसमें नहीं, लेकिन हम बता दें सूचना का, सुनवाई का, चयन का अधिकार भी होता है, शिकायत का अधिकार भी होता है, शिकायत निवारण अधिकार। बाकी ये आपका नहीं होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिला फोरम में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 2, 3, 5। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन सी 3, ठीक है। जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जिला फोरम में 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ठीक है, उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, केवल आय, केवल शिक्षा, केवल विज्ञापन, सामाजिक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारक। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारक, ठीक है, क्योंकि ये उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करेगा, ठीक है। बाकी अन्य चीजें हो सकती थी लेकिन यहाँ पर हमारा सटीक आंसर यही जाएगा क्योंकि समय केवल लगा हुआ है। आप हमेशा याद रखिए, अगर कोई लग भी रहा है कि क्वेश्चन इसका ये सही होगा आंसर, लेकिन अगर केवल शब्द लगा है तो उस पर आप बिल्कुल भी मत जाइएगा उसके साथ। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का हमारा, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया? ठीक है, सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने प्रतिपादित किया? ऑप्शन देख लेते हैं, ए है मार्शल, बी है एडम स्मिथ, सी है केन्स, डी है रिकार्डो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए मार्शल, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत मार्शल ने दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण क्या है? तो देखते हैं ऑप्शन, पर्याप्त जानकारी का अभाव, अत्यधिक उत्पादन, निम्न आय, सरकारी नियंत्रण। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होने वाला है, तो वो होने वाला है हमारा उत्तर ऑप्शन ए, पर्याप्त जानकारी का अभाव, ये करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता शोषण में यही जो है समस्या आती है, यहीं पर जो है उपभोक्ता शोषण करते हैं जो हमारे दुकानदार होते हैं या जो भी हमारी बाजार में जितने भी लोग हैं, क्योंकि देखिए जब पर्याप्त जानकारी का अभाव होता है तो वहां पर हमें अपनी चीजें पता नहीं होती कि क्या हमारे अधिकार हैं, ठीक है। चलिए अगला ये प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आईएसआई मार्क का संबंध किससे है? आईएसआई मार्क का संबंध किससे है? देखिए बार बार हम 2 बार प्रश्न इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि उसको इत्मीनान से आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है क्लास से पोस्ट होती रहती है कि बार बार बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, इस तरह से बहुत सारी क्लासें हो जाती
सॉरी, देखिए गला सही हो रहा है आप लोगों की इतनी ज़्यादा दुआओं से, लेकिन ये है कि अभी पहले की तरह नहीं हुआ है ना। तो आईएसआई मार्क का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है आयातित वस्तुओं से, बी है कृषि उत्पादों से, ठीक है, सी है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित गुणवत्ता से, डी है निर्यात वस्तुओं से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित गुणवत्ता से। ठीक है, ऐसे ही आईएसआई मार्क का संबंध है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित गुणवत्ता से, क्योंकि ये क्या करता है? प्रमाणित कर देता है। ठीक है, ये आईएसआई मार्क चिन्ह जो है ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित चिन्ह होता है। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, देखिए यहाँ पर विश्व की बात हो रही है। ठीक है, भारत की बात नहीं हो रही, लिखा है भारत में विश्व उपभोक्ता अधिकार, तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च। अगला ये प्रश्न देखते हैं, टॉपिक हमारा होगा बाजार और बाजार के भेद। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाजार और बाजार के भेद। तो आइए यहाँ से प्रश्न जो भी बन रहे हैं उनको आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की विशेषता क्या है? ऑप्शन है हमारे पास, एक विक्रेता और अनेक क्रेता, अनेक विक्रेता और अनेक क्रेता, कुछ विक्रेता अनेक क्रेता, दो विक्रेता और अनेक क्रेता। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनेक विक्रेता और अनेक क्रेता। ये जो है आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में की विशेषता है। अगला प्रश्न ये देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एकाधिकार बाजार का प्रमुख लक्षण क्या है? एकाधिकार बाजार का प्रमुख लक्षण क्या है? एक विक्रेता और अनेक क्रेता, ठीक है, फिर है अनेक विक्रेता और अनेक क्रेता, अनेक विक्रेता और एक क्रेता, दो विक्रेता अनेक क्रेता। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक विक्रेता और अनेक क्रेता। ठीक है, ऊपर देखिए, देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, ऊपर लिखा पूर्ण प्रतिस्पर्धा, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? अनेक विक्रेता और अनेक क्रेता, क्योंकि जब अनेक विक्रेता होंगे तो वहां प्रतिस्पर्धा पूर्ण है। आप बस टिक लगा लीजिएगा, सोचिए यार ये कैसे याद करें भाई? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में सारे लोग बाजार खोले हुए हैं, वही पूर्ण प्रतिस्पर्धा है। वहाँ जो भी कस्टमर है या ग्राहक है पता नहीं कहाँ जा सकता है, किसकी दुकान से ले सकता है, आपकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, तो वहां पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा होगी। फिर जब एकाधिकार की बात आती है तो एक ही लोगों के अधिकार में रहता है ना, तो वहां पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा एक विक्रेता और अनेक क्रेता। भाई जब विक्रेता एक ही है तो हमारे पास पूर्ण अधिकार है, हम उसकी चाहे कीमत घटा दें चाहे बढ़ा दें चाहे जैसे दें, अनेक लोग हैं खरीदेंगे है ही, क्योंकि हम अकेले जो है उस बाजार में अपने बैठे हैं सामान लेकर, तो हम अकेले विक्रेता हैं, ये चीज है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा बाजार सबसे अधिक पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर क्या पाया जाता है? करेक्ट आंसर देखिए, बोलने में अभी भी बहुत दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि एकदम अंदर से इतना ज्यादा ताकत लगती तो बोल पाते हैं, तो इतने में ही लगता है कि पूरी जो है एनर्जी खत्म हो गई, पता नहीं इतनी समस्याएं क्यों ही मेरे साथ। तो यहाँ पर देखिए भारत में कौन सा बाजार है? तो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा बाजार, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा बाजार? तो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा बाजार होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सॉरी ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रमुख लाभ क्या है? ऑनलाइन मार्केटिंग का, इसमें है ऑप्शन अधिक मूल्य, समय की बचत, कम विकल्प, अधिक मध्यस्थ। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समय की बचत, ये जो है प्रमुख लाभ है। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार का वर्गीकरण निम्न आधार पर नहीं किया जाता। किसके आधार पर बाजार का वर्गीकरण नहीं होगा? ऑप्शन है समय के आधार पर, स्थान के आधार पर, प्रतिस्पर्धा के आधार पर, माल के रंग के आधार पर। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन डी हो जाएगा, माल के रंग के आधार पर, है ना। भाई देखिए माल के रंग के आधार पर हम जो है बाजार का वर्गीकरण नहीं करते हैं, बाकी सबके आधार पर हम करते हैं। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाट बाजार किस प्रकार का बाजार है? ऑप्शन है स्थायी बाजार, सामयिक बाजार, अस्थायी बाजार, दैनिक बाजार। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अस्थायी बाजार। ठीक है, हाट बाजार इसी को कहते हैं अस्थायी बाजार। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा, उपभोक्ता बाजार और औद्योगिक बाजार में प्रमुख अंतर क्या है?
ऑप्शन देख लेते हैं, क्रेताओं की संख्या, क्रय के उद्देश्य, विक्रेताओं की संख्या, मूल्य निर्धारण। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रय के उद्देश्य। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। उपभोक्ता बाजार और औद्योगिक बाजार के प्रमुख अंतर क्या है, क्रय के उद्देश्य। भाई हर जगह क्रय, क्रय का मतलब जो चीज हम खरीद रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, यही हो जाएगा अंतर। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के बाजार में विज्ञापन का महत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, अल्प अधिकार। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा बाजार। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। थोक बाजार और फुटकर बाजार में प्रमुख अंतर क्या है। थोक बाजार और फुटकर बाजार में प्रमुख अंतर क्या है। ऑप्शन ए है स्थान, बी है समय, सी है लेन देन की मात्रा, डी है वस्तुओं की गुणवत्ता। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेन देन की मात्रा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। थोक बाजार और फुटकर बाजार का अंतर क्या होगा, लेन देन की मात्रा है ना। इसमें मात्रा हो सकती है, जैसे आप थोक बाजार से क्या खरीद रहे हैं, फुटकर से, तो ये सारी चीजें होती है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिक्री के बाद सेवा किस प्रकार के बाजार में अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिकाऊ भोक्ता वस्तुओं के बाजार में। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिक्री के बाद सेवा किस प्रकार के बाजार को अधिक महत्वपूर्ण देती है, टिकाऊ भोक्ता वस्तुओं के बाजार में। अगला क्वेश्चन नहीं होगा, पहले अगला टॉपिक देखेंगे, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण समस्याएं। इसको हम समझेंगे। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण समस्याएं कौन कौन सी हैं। देखिए हम बता दें, कभी भी आप प्रश्नों को हल करके परीक्षा पास तो कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में आप जो है अपनी एक सीट नहीं पक्की कर सकते। तो इसीलिए प्रश्न हमारे थोड़ा बदले हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितने भी आप लोगों ने जहां जहां से पढ़ रखे हैं उनसे प्रश्न थोड़ा सा हटकर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर हमारे इस टॉपिक में उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण समस्याएं। तो इसमें आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए आंसर बता दे रहे हैं, क्योंकि गले में मुझको बहुत समस्या हो रही है। हम चाहते हैं कि आपको हम बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड कराएं, बहुत अच्छा। आप जो है परीक्षा अंत समय है तो थोड़ा सा पढ़ा दें, लेकिन बहुत समस्याएं हैं। इसीलिए कहते हैं कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पहले हमने आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें नहीं, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कोशिश करते तो बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा सकते थे। और इस समय अब गले में इतनी समस्याएं हैं, तो अब सोचते हैं ये पढ़ा दें वो पढ़ा दें, लेकिन गला है कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं सीधे। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना। ठीक है, उपभोक्ता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना, है ना। उत्पादकताओं को अधिक लाभ प्रदान करना, ये भी नहीं होगा। सरकार के लिए अधिक राजस्व, ये सारी चीजें नहीं होंगी। उपभोक्ता को उनके अधिकार और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ये भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जागो ग्राहक जागो किसका नारा है। ऑप्शन देख लेते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण। देखिए लग रहा होगा आपको कि मैम नहीं बता रही, ऑप्शन नहीं पढ़ रही, जल्दीबाजी कर रही, लेकिन हम बता दें आज गला बैठा कब, ऐसे तो बैठा था तो हम फिर भी हमको इतनी दिक्कत नहीं थी। आज गला थोड़ा सही हो गया, आवाज़ सही है थोड़ा सा पहले के पेक्षा, लेकिन बिल्कुल मतलब हम कहते इतनी देर में हमारा पेट दर्द होने लगा बोलने में, ये हाल है। क्या ही कहें। आइए देखते हैं अगला जो है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मामले विभाग। वहां का नारा है जागो ग्राहक जागो। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग किस मूल्य से अधिक मामलों की सुनवाई करता है। ठीक है,
तो यहाँ पर ऑप्शन है 20 करोड़ लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 करोड़। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग किस मूल्य से अधिक मामलों की सुनवाई करता है, तो 1 करोड़ से अधिक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मार्क गुणवत्ता का प्रतीक नहीं है? आईएसआई, हॉलमार्क, एगमार्क, एमआरपी मार्क। डी है एमआरपी मार्क। ये हमारा करेक्ट आंसर, आंसर डी हो जाएगा एमआरपी। ये तो जो है रेट के लिए होता है, बाकी गुणवत्ता के लिए आईएसआई मार्क लगता है, हॉलमार्क लगता है, आप जानते हैं। यहाँ पर एक चीज और बता दें, एक मार्क जो लगता है वो आपका जितनी भी कृषि से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, भोज्य पदार्थ, उसमें लगता है। हॉल मार्क आपका सोने में लगता है, सोने के आभूषणों में। आईएसआई आपका जितने बिजली बिजली उत्पाद हो गए और वैसे सारी चीजें जो होती हैं उसके लिए आपका जो है आईएसआई मार्क लगता है। अगला प्रश्न है आपका, मिलावट किस प्रकार की उपभोक्ता समस्या है? गुणवत्ता संबंधी, मूल्य संबंधी, विपणन संबंधी, वितरण संबंधी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुणवत्ता संबंधी। ठीक है। मिलावट कैसी समस्या, गुणवत्ता संबंधी। इसमें हमने बता दिया कि क्या प्रतीक नहीं है, एमआरपी प्रतीक नहीं, बाकी आईएसआई हो गया, हॉलमार्क हो गया, एक बार, ये सारे गुणवत्ता का प्रतीक हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण का कारण नहीं है। देख लेते हैं, कारण उपभोक्ता शोषण का कारण नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है, उपभोक्ता जागरूकता ये कारण नहीं है, क्योंकि ये तो जागरूकता हो जाएगी तब तो शोषण नहीं हो सकता। बाकी जो है ये सारे कारण आपके हैं। अगला प्रश्न है, फसाई का संबंध किससे है? ठीक है। ठीक है, फसाई का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है खाद्य सुरक्षा और मानक, बी है वस्त्र उद्योग, सी है बिजली उपकरण, डी है दवा उद्योग। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा खाद्य सुरक्षा और मानक। ये क्लास आपकी बहुत अच्छी थी, सोचे थे कि लाइव में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, लेकिन जो है कोई बात नहीं, आप लोगों तक कंटेंट पहुंचना चाहिए, आप लोगों के पास जो है पढ़ने के लिए कंटेंट होना चाहिए। बाकी चाहे लाइव में हो चाहे रिकॉर्डेड हो, इसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर आप समझ गए होंगे कि इसका जो है संबंध किससे है, तो खाद्य सुरक्षा और मानक से है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खाद्य सुरक्षा और मानक से संबंध है फसाई का। अगला ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार ई कॉमर्स कंपनियों के लिए क्या अनिवार्य है? ठीक है, तो क्या अनिवार्य किया गया है, ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी शेयर करना, उत्पाद वापसी नीति, केवल भारतीय उत्पाद बेचना, हर महीने छूट देना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएगा, उत्पाद वापसी नीति की स्पष्ट जानकारी देना। ठीक है। उत्पाद वापसी नीति की जानकारी जो है स्पष्ट रूप से देना, ये क्या है आपका 2019 में संशोधन होकर ई कॉमर्स कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया है। आप लोग बात मिनट रुकिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बस 1 मिनट का आप लोग मुझे समय दीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्लास।
अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता अपनी शिकायत सीधे किस स्तर के फोरम में दर्ज नहीं करा सकता? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा डी। उपभोक्ता जो है उपरोक्त सभी में दर्ज करा सकता है ना, दर्ज नहीं करा सकता तो जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, उपभोक्ता सभी में दर्ज करा सकता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमारा टॉपिक क्या है, परिवार और परिवार की परिभाषा। हम देखते हैं परिवार और परिवार की परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक है। प्रश्न बहुत सारे आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना, और समझ लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी तो परीक्षा किस समय पर किस नियत पर हो और कैसे प्रश्न बने, वहां पर कौन बैठा है, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से परिवार को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? देखिए आवाज आप लोग। ये है केवल रक्त संबंधों पर आधारित समूह। घर में भी डांट पड़ती है कि मत पढ़ाया करो, जो है इतनी खराब आवाज में और इतनी देर लगातार बोलने से भी समस्याएं आ रही हैं, तो ना पढ़ाया करो। लेकिन मन नहीं मान रहा है कि बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को इसमें हम प्रोवाइड करा दें, रिवीजन कर लीजिए। लेकिन अब चलिए देखते ही किस रूप में परिभाषित किया है, केवल रक्त संबंधों पर आधारित समूह। बी है केवल विवाह संबंधों पर आधारित समूह। सी है व्यक्तियों का एक समूह जो रक्त, विवाह या गोद लेने के संबंध से जुड़े हों। डी है केवल एक ही घर में रहने वाले लोग। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, व्यक्तियों का एक समूह जो रक्त, विवाह या गोद लेने के संबंध से जुड़ा हो। अगला प्रश्न है, घर और परिवार में क्या अंतर है? घर और परिवार में क्या अंतर है? तो कोई अंतर नहीं है, ऑप्शन है। फिर है घर एक भौतिक संरचना है, फिर है जबकि परिवार एक सामाजिक, फिर है घर शहरी क्षेत्रों में होता है जबकि परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में, घर बड़ा होता है जबकि परिवार छोटा। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। घर एक भौतिक संरचना है जबकि परिवार एक सामाजिक संस्था है। आप समझ लीजिएगा इसको थोड़ा सा, घर एक भौतिक संरचना है जबकि परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था। आप समझ सकते हैं परिवार क्या होता है, वो संवेगों से जुड़ा होता है ना, वहाँ पर आत्मीयता होती है, लगाव होता है, प्रेम होता है, वो आपका परिवार होता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुख्य कार्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक दल बनाना। अगला प्रश्न है, परिवार की प्राथमिक विशेषता क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थायित्व, है ना। विशेषता क्या है कि ये स्थायित्व है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवार का अनिवार्य लक्षण नहीं है? तो क्या लक्षण नहीं, एक ही धर्म का पालन, ये लक्षण नहीं, क्योंकि जो है हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो है मनपसंद धर्म अपनाने का जो है एक अधिकार मिला है। फिर भी लोग देखिए ये नहीं है, बाकी जो है अन्य सारे लक्षण हैं। अगला प्रश्न हम ये देखते हैं, बार्गेस और लॉक के अनुसार परिवार के कितने प्रमुख कार्य हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, प्रजनन कार्य। ठीक है, नहीं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, परिवार जो है बार्गेस और लॉक के अनुसार परिवार के प्रमुख कितने कार्य हैं? तो इसका हम आंसर करेंगे जो है 6। ठीक है, याद रखिएगा कि जो है बॉर्गेस और लॉक के अनुसार परिवार के प्रमुख कार्य 6 हैं। बाकी परिवार का सार्वभौमिक कार्य कौन सा है? तो सार्वभौमिक कार्य हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजनन कार्य। ठीक है, याद रखिएगा। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक परिवार में किस कार्य का महत्व कम हो गया है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, आर्थिक उत्पादन। ठीक है, फिर है परिवार समाज की आधारशिला है, या कथन किसका है? तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी, मैकाइवर और पेज का। इन्होंने क्या कहा, परिवार समाज की आधारशिला है, याद रखिएगा। ठीक है, किसका है, मैकाइवर और पेज का है। ठीक है, आप याद रखिएगा, परिवार समाज की आधारशिला है, किसने कहा है, मैकाइवर और पेज ने कहा। अगला प्रश्न है, परिवार की शक्ति संरचना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? शक्ति संरचना को कौन प्रभावित करेगा? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, परिवार की आय।
आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिए मुझको, है ना, पढ़ लीजिएगा। हम ऑप्शन कहीं कहीं ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है वहाँ बोल दे रहे हैं, बाकी बहुत ज़्यादा समस्या है, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम कहीं कहीं पर ऑप्शन नहीं बता रहे हैं। तो इसको जो है थोड़ा अलग ना उसमें लीजिएगा कि मैम मतलब नहीं बता रही हैं, ठीक है। आप लोग सुन ही रही हैं, झूठ बोलने का कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास, सबूत आप लोगों के पास ही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं परिवार के प्रकार, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। तो संरचना के आधार पर परिवार के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो संरचना के आधार पर हम देखेंगे ये हो जाएगा परमाणविक और संयुक्त परिवार, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, निवास स्थान के आधार पर परिवार के प्रकार। निवास स्थान के आधार पर तो ये देखिए 3 प्रकार हो जाएंगे, मातृ स्थानीय, पितृ स्थानीय और नौ स्थानीय, 3 प्रकार हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा और नाम भी याद रखिएगा ना, ये 3 प्रकार हो जाएंगे। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, सत्ता के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए सत्तात्मक के आधार पर समझिए, सत्ता समझ लीजिए, तो 2 प्रकार का हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक, वो आसान है। अगला है भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाले परिवार के कौन सा प्रकार है? देखिए भारत में कौन सा पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा परमाणविक प्रकार, ठीक है, ये भारत में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पर देखिए संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 3 या उससे भी अधिक पीढ़ियों का एक साथ रहना, ठीक है, यही जो है संयुक्त परिवार की विशेषता है। अगला है विस्तृत परिवार, है ना, एक्सटेंडेड फैमिली, इसमें जो संयुक्त परिवार में क्या अंतर होता है? संयुक्त परिवार और विस्तृत में क्या अंतर होता है? तो देखिए इसमें होता थोड़ा बारीक है, आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, संयुक्त परिवार में सामान्य संपत्ति होती है, जबकि विस्तृत परिवार में यह अनिवार्य नहीं होता। संयुक्त परिवार में सामान्य संपत्ति होती है, जबकि इसमें नहीं होता है। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, वंशानुक्रम के आधार पर परिवार के प्रकार। तो वंशानुक्रम के आधार पर हमने कितने प्रकार देख लिए? 2 प्रकार, पितृवंशी और मातृवंशी, ये वंशानुक्रम भी हो जाएगा, ठीक है, और सत्ता के आधार पर भी हो जाएगा, सत्तात्मक को यहाँ पर शब्द बदल जाएगा बस। अगला प्रश्न है अनिवार्य और गैर अनिवार्य रिश्तेदारों के आधार पर परिवार के प्रकार, अनिवार्य और गैर अनिवार्य रिश्तेदार। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिविन्यासी और प्रजनन, ठीक है। अगला प्रश्न है पारिवारिक पारिस्थितिकी में परिवर्तन की अवधारणा किसने दी? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बॉर्गेस ने दी, ठीक है। पारिस्थितिकी में परिवर्तन की अवधारणा किसने दी? बॉर्गेस ने दी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है भारत में पितृवंशी परिवार व्यवस्था के अपवाद कहाँ मिलते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, केरल में मिलते हैं, ठीक है। पितृवंशी परिवार की व्यवस्था के अपवाद कहाँ मिलते हैं? केरल में मिलते हैं। अगला ये प्रश्न देखते हैं, हमारा पहले तो देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक होगा पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा, ठीक है, पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, है ना। क्या है पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा? देखिए प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं, पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, एवलिन दुआल ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिवारिक जीवन चक्र के चरणों की संख्या दुआल के अनुसार कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 8। फिर है पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम चरण कौन सा है? तो प्रथम चरण कौन सा हो जाएगा? नवविवाहित जोड़ा, है ना, प्रथम चरण में यही होता है। प्रारंभिक भी कह सकते हैं, स्थापत्य काल भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं? स्थापत्य काल, ऐसे भी आ जाता है कभी कभी, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि शुरुआत होती है, स्थापित होता है उनका जीवन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है खाली घोंसला, है ना, इम्पटी नेस्ट स्टेज, पारिवारिक जीवन चक्र का कौन सा है? तो ये हो जाएगा अंतिम, क्योंकि इसमें बच्चे देखिए बड़े हो जाते हैं, नौकरी कर लेते हैं, सेटल हो जाते हैं और अपना अपना परिवार अलग बसा लेते हैं, तो फिर
माता पिता फिर अकेले रह जाते हैं। तो यही होगा आंसर। फिर है हमारा अगला टॉपिक है जो है पारिवारिक जीवन चक्र में बच्चों के विद्यालय जाने की अवस्था को क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रारंभिक स्कूली बच्चों का परिवार, प्रारंभिक स्कूली बच्चों का परिवार। अगला प्रश्न, पारिवारिक जीवन चक्र के किस चरण में आर्थिक संकट सबसे अधिक होते हैं। तो आप खुद भी सेंस लगा सकते हैं, किशोर बच्चों वाला परिवार, क्योंकि देखिए उसमें होता क्या है कि बच्चे सारे बड़े हो गए होते हैं, किशोर बच्चे जो होते हैं तो वो भाई कॉलेज में पहुंच जाते हैं, कॉलेज से डिग्री कॉलेज, तो जो है उनके जो है शिक्षा का स्तर जैसे जैसे बढ़ता है खर्च बढ़ते हैं, उनका रहन सहन, कपड़ा लत्ता, व्यवस्थाएं और पढ़ाई पर खर्च हर चीज़ों पर ज़्यादा होता है, तो आर्थिक संकट इसी में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है पारिवारिक जीवन चक्र के 8 चरणों में सबसे लंबा चरण कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्कूली बच्चों वाला परिवार। फिर है पारिवारिक जीवन चक्र में प्रक्षेपण केंद्र, है ना, लॉन्चिंग सेंटर का क्या अर्थ है। तो देख लेते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या होने वाला है, बच्चों के विवाह के बाद उन्हें घर से बाहर भेजना। ठीक है, पारिवारिक जीवन चक्र में प्रक्षेपण केंद्र क्या होता है, बच्चों के विवाह के बाद उन्हें घर से बाहर भेजना। अगला प्रश्न, पारिवारिक जीवन चक्र का कौन सा चरण अक्सर संकट का चरण माना जाता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, किशोर बच्चों वाला परिवार। यहाँ हर प्रकार के संकट का सामना करना पड़ता है बच्चों को, और माता पिता को भी अनेक प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न हमारा आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न है। अब यहीं पर हमारी क्लास एंड हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल। देखते हैं, अगर लाइव हो पा रही तो बहुत अच्छी बात है, लाइव मिलेंगे, नहीं तो फिर आप लोगों को मिलेंगे हम इसी तरह से रिकॉर्डेड क्लास में। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर का, पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा में सेवानिवृत्त दंपति चरण की मुख्य विशेषता क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसकी मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां। ठीक है, समय देखिए उनका कैसे कटता है, क्योंकि खाली घोंसला हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो अपने में सेटल हो जाते हैं, तो उनका समय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां आ जाती हैं जो सेवानिवृत्त दंपति होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इस तरह से हमारी आज की सीरीज कंप्लीट होती है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें, हमने थ्योरी की तरह, क्योंकि थे तो प्रश्न ही, लेकिन वो आपको देखकर फील लग रहा होगा, और ऑप्शन भी हमने थोड़ा वैसे ही रखे थे कि आप लोगों को थ्योरी की तरह समझ में आए, सारी बातें क्लियर हो जाए। और एक बात है, बाकी देखिए हर चीज़ का सिलेबस वही, लेकिन मेरा ध्येय सिर्फ यही है, आपसे बता दें हम इसी के स्तर पर पढ़ाते हैं कि टीजीटी स्तर। ठीक है, सब बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए समय की मांग यही है, और हमें जो है स्मार्ट स्टडी करना है। हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन सरल सहज प्रश्न हमसे गलत हो जाएंगे, तो यहीं पर समस्या आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर इस तरह से हमारी क्लास कंप्लीट होती है आपकी, आपके साथ हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और एक बात अंत में मैं यही कहेंगे कि परीक्षा के बारे में आप कुछ भी मत सोचिए, जहाँ इतने सालों से आपने धैर्य रखा हुआ है, इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, तो वहाँ पर अंत समय में जो है धैर्य अपना मत खोइए, क्योंकि अंत समय तक जो लड़ता है मजबूती के साथ वही सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि आपने सारी मंजिल चढ़ ली है। मान लीजिए सपोज दैट कहीं मंजिल चढ़ रहे अगर 1000 सीढ़ियाँ हैं, तो आपने उसमें से कम 900 या 950 सीढ़ी आप लोग चढ़ चुके हैं। सिर्फ बस कुछ ही चंद कदमों का फासला है, और वहाँ पर अगर आप हार गए, कमज़ोर हो गए, तो समस्या होगी। इसलिए हमें आप जो है क्या करना, हारना नहीं है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी क्लास एंड करते हैं हम।